हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 1 फरवरी से क्लास 12 का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसी के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के लिए स्पेशल 500 ऑब्जेक्टिव फॉर रिवीजन फ्रॉम ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री से 100 चैप्टर का एक एक सेक्शन, एक एक सेट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेट 2, जिसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा हम लोगों को लगभग 300 ऑब्जेक्टिव देखने हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं और इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड। तो देखिए, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि लिगेंड कौन है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है OX, ये OX क्या है आपका लिगेंड है और ये कैसा लिगेंड है तो बाइडेंटेड। ठीक है, तो जब बाइडेंटेड लिगांड होता है तो जो लिगांड की संख्या होती है, तो लिगेंड की संख्या यहाँ पर कितना है 3 है और ये बाइडेंटेड है, तो इसको क्या करें आप 2 से गुना कर दें। क्योंकि ये बाइडेंटेड है इसीलिए इसको क्या करेंगे 3 को 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 6। तो यानी कि यहाँ पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। अगर इसका आपको नाम लिखने के लिए दिया जाता, ठीक है, तो नाम लिखने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल आपका यहाँ पर क्या है क्रोमियम है, तो क्रोमियम को क्या मान लीजिए X मान लीजिए। ठीक है, इधर प्लस कर दीजिए क्योंकि इधर पोटेशियम है और पोटेशियम कितना है तो 3 है, तो +1 × 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे प्लस, और इधर कितना है क्या है ऑक्जेलेट हो, तो इसका चार्ज होता है -2 +-2 × 3। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो गया और यहाँ पर -6 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू +3 आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे पोटेशियम है ना, ट्राई क्रोमेट। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों क्योंकि काउंटर आयन जो पोटेशियम है वो किधर है लेफ्ट साइड में है, तो हो जाएगा क्रोमेट 3। पूरा नाम फिर से एक बार सुनिए, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द EAN ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल का EAN निकालना। EAN का फुल फॉर्म क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यानी कि देखिए, जैसे कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है ना, कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है, वो चाहता है कि हम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। तो यहाँ पर भी जो कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या इरादा है कि जो सेंट्रल मेटल है वो किसी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 27। तो 27 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है 18 वाला आर्गन, और इसके बाद कौन होता है 36 क्रिप्टन है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा है कोबाल्ट जो है वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा, जिसमें से ये क्या करेगा आपका क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। तो यहाँ पर EN है तो EN का कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका कितना होता है 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, बाइडेंटेड लिगांड है EN, तो 4 और 2 लगा हुआ है इसमें, तो 4 दूना 8 और इसका क्लोरीन से कितना आ जाएगा 4, तो 8 आ गया EN से और 4 आ गया क्लोरीन से, तो कितना हो गया 12। चलिए अब उधर ध्यान में रखिए कि कितना हो गया 12 हो गया। अब ये जो कोबाल्ट है आपका, तो कोबाल्ट यहाँ पर चार्ज कितना दिखा रहा है 3+, तो 3+ दिखाने का मतलब क्या हो गया 27 जब इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इसका मतलब हो गया 24 और इधर 12, 24 और 12 दोनों मिलके कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36 हो गया।
इसलिए क्या होगा आंसर, बी नंबर होगा। क्लास में ऑलरेडी बताया गया है, आप क्लास में बताया गया कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर ऑन, है ना। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा किसको बनाया जा सकता है? तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? RMGX। हम लोग RMGX किसके लिए यूज करते थे? एल्किल हैलाइड के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ऑक्सीडेशन मेथड बिल्कुल किया जाएगा, ल्यूकस रिएजेंट के द्वारा भी किया था, विक्टर मेयर के द्वारा भी किया था, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, और इथाइल एसीटेट है। जब इथाइल एसीटेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इथाइल एसीटेट का अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO C2H5। ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा आपको क्या? टर्शियरी अल्कोहल। क्या देगा ये आपका? टर्शियरी अल्कोहल देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, है ना। इसी में पूछ रहा है कि कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप इज, यानी कि ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। तो जैसा कि कीटोन भी होता था क्या हमारा sp2, वैसे ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजेनमून रिडक्शन, जिसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनिजारो रिएक्शन देगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड है ना, इसके बगल में ये वाली कार्बन है, फिर ये वाली कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा हो गया, ये अल्फा, और फिर ये वाला बीटा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो आपका क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन, ये सॉरी केनिजारो रिएक्शन देगा। तो इनमें से देख रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड, जिसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या देगा? केनिजारो देगा। बाकी ये लोग तीनों क्या करेगा? हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि तीनों में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है? तो हमको ये देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है? इथाइल वाला है। तो इथाइल में क्या होता है कि पहला सबसे ज़्यादा किसका होता है? सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का, और फिर प्राइमरी का। तो जिसमें देखेंगे किसमें है पहले सेकेंडरी, तो बी नंबर में। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए टर्शियरी है और फिर प्राइमरी है, तो इसलिए ये हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड। एनिलीन्स को क्या कर रहा है? आप एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो क्या बनेगा, है ना। एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड, तो जब इनके साथ एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है एसिटल्डिहाइड के साथ, तो क्या बनाता है? ये सिफ बेस बनाता है। क्या बनाता है? सिफ बेस बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप भी अपना आंसर बनाते जाएंगे, पहले आप लिख लेंगे कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर हो रहा है, फिर हमारे आंसर पर ध्यान देंगे कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, और फिर तब आप देखेंगे कि आपका कितना स्कोरिंग आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, सबसे ज़्यादा स्वीट मीठा कौन होता है? सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा शुगर होता है? तो वो है फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है, इंजाइम इज, इंजाइम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, नन ऑफ दिस। तो इंजाइम हमारा प्रोटीन होता है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज, कौन सा एंटीबायोटिक टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज होता है? तो क्लोरोफेनिकोल। केमिकल फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो वाटर गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब अगर H2 का यहाँ से क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वही क्या बन जाएगा? सैन गैस, SYN
सेन गैस। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं हम लोग? तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विटेड बाय, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसमें डिफरेंस करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट का यूज किया जाता है? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को सेपरेट करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, इनमें से कौन मैग्नीशियम रखता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है? विच वन ऑफ इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन नेचुरल पॉलीमर है? प्रोटीन, सेलुलोज, रबर सभी है, सभी हमारे क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि द सेल रिएक्शन इज डेनियल सेल, यानी कि इनमें से कौन सा सेल रिएक्शन डेनियल सेल का रिएक्शन है? तो डेनियल सेल का रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? जिंक मेटल प्लस कॉपर है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 342 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 234.2 ग्राम शुगर सिरप में 342 ग्राम शुगर है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? तो इसका जब आप मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? मोलेलिटी निकालेंगे। मोलेलिटी बराबर क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ग्राम में रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में अगर होगा तो 1000 से गुना कर देंगे, और अगर केजी में रहेगा तो गुना नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि m बराबर, स्मॉल m बराबर मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में रहेगा इन ग्राम तो यहाँ क्या कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? आप सॉल्व करके देख लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इस रिएक्शन में द एक्स इज, यहाँ पर जो एरो के ऊपर में जो आपको एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ एक्स में क्या आएगा? तो देखिए ये इसके लिए हमको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर सभी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हर रिएक्शन के लिए लगभग स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो कभी भी नाइट्रो वाले कंपाउंड से एनिलीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? SnHCl का यूज करते हैं। इससे भी अच्छा अगर क्या रहे? FeHCl रहे तो, यानी कि इसका भी हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल इन दिस कंपाउंड, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे कंपाउंड नज़र आ रहा है, इस कंपाउंड में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इनका जो ऑर्बिटल डायग्राम आएगा निकेल का इस कंपाउंड में, उस ऑर्बिटल डायग्राम में ये चारों साइनाइड किस ओर भाग ले रहा है, ठीक है, और निकेल का चार्ज क्या है? तो निकेल यहाँ पर क्या है? 2+ है। तो यहाँ पर निकेल का क्या हो जाएगा कि 5 जो इसका जो डी ऑर्बिटल है उनमें से ये 4 डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, और एगो क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो एगो इसमें चला जाएगा, बाकी एगो एस में और दूगो पी में, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। क्या हो जाएगा? DsP2। अगर हम लोग इसका हाइब्रिड शेप का या ज्योमेट्री का बात करें तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा शेप होगा इसका? स्क्वायर प्लेनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? तो ये हमारा किस ऑर्डर का रिएक्शन होता है? 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता है। चैप्टर नंबर 4 से है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज एबल टू फॉर्म ज्यूटर आयन, इनमें से कौन ज्यूटर आयन बनाने में सक्षम है?
तो देखिए ज्यूटाइल आयन कौन बनाता है, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो, बेस ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो हमारा डी नंबर हो जाएगा जो ज्यूटाइल आयन बनाएगा, क्योंकि इसमें एमाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस, देखिए यहाँ पर देखिए दो तरह का लिगेंड है, एक बाइडेंटेड है, एक मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसका आइसोमर होगा तो क्या होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस आइसोमर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, हाँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन इज। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस चार्ज होगा, ठीक है। प्लस की जगह में क्या आएगा, माइनस चार्ज होगा, क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इनमें से जो है आप ये जो आयरन वाला है इसको आप क्या करेंगे, ER मानेंगे, क्या मानेंगे, ER, यानी कि राइट इलेक्ट्रोड, और ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, ई सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL। चैप्टर नंबर 3 से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका है। तो जब इस मेथड के द्वारा आप निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस 0.35। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स 2 ब्यूटीन ऑन डिहाइड्रेशन बाय कॉन्क एस्टोसोफोर, यानी कि इनमें से कौन सा अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन कराएं एस्टोसोफोर के प्रेजेंस में, है ना, जिससे कि हमको 2 ब्यूटीन प्राप्त हो जाए या ब्यूटूइन प्राप्त हो जाए। तो इनमें से किसका हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला बात सोचना है कि देखिए ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दे रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और दे रहा है ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 1 ठीक है। तो ये तो मिथाइल वाला हो गया, ब्रांच वाला हो गया, तो ये दोनों तो हमारा यूँ नहीं होगा, और ये ब्यूटेन 1 है, तो ये भी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब तक सेकेंडरी अल्कोहल में होगा वहीं से एलिमिनेटेड होगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, इनमें से कौन सेकेंडरी सेल है ना। लेक्लांसे से लेड स्टोरेज बैटरी, कंसंट्रेशन सेल, तो आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि कौन आसानी से डिकम्पोज हो जाता है ना, कौन सा पॉलीमर है जो आसानी से सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है। पॉलीथीन, आप देखते ही सेलुलोज है, चलिए सेलुलोज को छोड़ते आगे बढ़ते, क्या है, पॉलीथीन। देख रहे होंगे आप कि पॉलीथीन जो है हमेशा मिट्टी में मौजूद रहता है, इसको गलने में कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा लग जाता है, कम से कम 400-500 साल तक चला जाएगा ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। सी नंबर में क्या है, PVC। डी नंबर में क्या है, लाइनोल 66। तो PVC क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे पाइप चेयर वगैरह बनता है, ये भी आसानी से नहीं गलता है, और नायलॉन 66 जिससे कि थ्रेड वगैरह यान वगैरह बनता है, ये भी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। तो सेलुलोज एक ऐसा पॉलीमर है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर सोडियम का पूछ रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पर सोडियम का मतलब ये है कि सोडियम का अलग होता है और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। तो जो सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, याद रखेंगे अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि अब 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, मोलिकुलर वेट दे दिया यहाँ पे कैन शुगर का आपको, इज आइसोटोनिक, यानी कि समपराशरी हो गया, है ना। 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का आपको क्या बताना है, मोलिकुलर वेट बताना है। तो इसको आपको सबसे पहले क्या है कि 100 ग्राम या ऐसा 100 करके मान करके तब बनाना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप करके देख लेंगे, वैल्यू आ जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड, इनमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक मतलब क्या हो गया, द्रव स्नेही, है ना, द्रवरागी जिसको हिंदी में कहते हैं, जो वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वो कौन है आपका, गम, कौन है, गम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कौन सा मेटल है, यहाँ पे मेटल का बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है भाई? अगर एलिमेंट का बात करता तो ऑक्सीजन, तब कौन होता है? सिलिकॉन, तब आता है आपका एल्युमिनियम, तब आता है आपका आयरन। तो मेटल का बात किया तो मेटल में कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग पिछले वाला जो वीडियो सीरीज देखे थे, वहाँ ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज देखे थे, उसमें हम बताए थे कि वीक कौन होता है? आयोडीन, और स्ट्रॉन्ग कौन होता है? फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि किसको आयोनाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला होगा उसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो फॉस्फोरस क्या आपका नॉन मेटल है, बाकी ये तो आपका मेटल हो गया, ये भी मेटल हो गया, और ये मेटलवाइड हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन दिखाएगा? ठीक है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? sp3 होगा, वो आपका क्या करेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। तो ये तीनों जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तीनों आपका दिखाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या दिखाता है? स्क्वायर प्लेनर दिखाता है, ठीक है। और बाकी ये जो बच गया आपका डी नंबर, ये दिखाता है आपका टेट्राहेड्रल, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग का क्या हो जाएगा? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है कि द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, इनमें से किसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है? तो एल्केन का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? 3D सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D सीरीज भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है आपका? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब आता है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो 3D सीरीज का एलिमेंट नहीं है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन रो का नहीं है? तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर 2+ चार्ज ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और ये जो En हुआ ये भी न्यूट्रल लिगान, और अमोनिया ये भी क्या हो गया आपका? न्यूट्रल लिगान। तो इन लोग से तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नहीं। अब बच गया यहाँ पर अंदर में क्या है? एक क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन नजर आ रहा है, ये क्लोरीन उस पार चला जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूँ भी देख सकते हैं, X प्लस En का हो गया 0, प्लस अमोनिया का हो गया 0, अब प्लस क्लोरीन का हो गया -1 इक्वल टू +2। तो ये -1 के उस पार चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू +3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा कंडीशन किसी भी पदार्थ को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए मदद करता है? तो क्या होगा? ये आपका लो टेम्परेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही क्या आएगा? वो सॉलिड बन के रहेगा, वरना तो वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? गैस, लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल टू रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट वेपर प्रेशर। इनमें से कौन है जो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब से संबंधित होता है? रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर वाला टॉपिक आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। उसमें क्या आया था कि P1 अपन P01 इक्वल टू N2 अपन N1, ठीक है।
तो वहाँ पर आपका क्या आया, मोल फ्रैक्शन, N2 और N1 क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन में आ रहा था, X2 में आ रहा था, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलेरिटी विल बी, इसका मोलेरिटी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप मोल निकाल लेंगे, 2 ग्राम दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है 20 ml। तो आप क्या करेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू ऊपर ले आकर के 1000 कर देंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0.25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स, खाली जगह ऑन कैथोड, यानी कि जब फ्यूज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पर आपको क्या प्राप्त होता है। तो जब आप फ्यूज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर आपको सोडियम ऑब्टेन होगा और एनोड पर क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी कि Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास एल्युमिनियम है कितना, तो Al2 है, यानी कि 2 मोल मिलेगा, है ना। तो आपको 1 मोल ही चाहिए, तो 1 मोल के लिए यानी कि एक एल्युमिनियम, ये 1 मोल एल्युमिनियम हो गया, तो 1 मोल एल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है 3+, तो इसके लिए कितना चाहिए करंट आपको 3 फैराडे चाहिए, कितना चाहिए 3 फैराडे। अगर सभी एल्युमिनियम का यहाँ पर बात करता तो आपका आंसर क्या होता है 6 फैराडे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय द रेट, ये क्या हो गया आपके पास में रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होता है हमारा x + y होता है, तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू b पर कितना है 1 है, तो कितना हो गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, विच इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो नेचर में यानी कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कैल्शियम, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम। तो जब जो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, सबसे लेस रिएक्टिव में कौन आता है आपका प्लेटिनम आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, तो उनमें से कौन है यहाँ पर प्लेटिनम है, तो आपका हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कौन 3 एलिमेंट कंपलसरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिसमें ये लोग होगा हाइड्रोजन के साथ में वो हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें भी आपका है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, है ना। तो इन सब में क्या है हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है। यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई नहीं है, इसमें सल्फर है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, यानी कि इनमें किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, वो क्या होगा आपका हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रखेगा, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, ये चैप्टर नंबर 8 से है DNF ब्लॉक से, जिसमें D10 आ जाएगा या फिर D में एक भी मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि D ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, जिसका नहीं होगा वही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर किनके पास D में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है वही होगा, तो कॉपर 1+ में क्या होगा, कॉपर 1+ का क्या होगा जी 3D10 और 4s 0 हो जाएगा, और जबकि कॉपर 2+ का क्या होगा 4s 1 होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉपर 1+। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका प्रिपरेशन सबसे बेहतर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन,
कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का किस पर डिपेंड करता है? मोलिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ एसी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये दोनों तो बिल्कुल भी होने से रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग डीसी करंट से कराते हैं, ना कि एसी करंट से। तो अब हो गया, ये बच गया ये मोलिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलिकुलर मास से क्या लेना देना है भाई? हमको तो लेना देना है कि कंसंट्रेशन कैसा है, डाइल्यूशन कैसा है। तो कंसंट्रेशन किस में आ गया? बी नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। द शेप ऑफ जेनन ट्राइऑक्साइड, इसमें से इसका शेप क्या होगा? तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकर लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वीक कौन होगा? यानी कि जो सबसे बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो वो है आपका कौन? बोरोन ट्राई आयोडाइड। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बोरोन ट्राई फ्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि इन केमिकल इक्वेशन H2+I2 टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन आइड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिपेंड ऑन, है ना? Kp किस पर डिपेंड करेगा, है ना? कांस्टेंट प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा भाई? ये चीज हम लोग को पता करना है। टोटल प्रेशर पर, कैटलिस्ट यूज्ड पर, अमाउंट ऑफ H2I2 पर, या टेम्परेचर पर। तो ये डिपेंड करेगा हमारा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन पर। द कन्वर्सन ऑफ AB फ्लोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है एक। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हैं? डबल कर देते हैं। ए का कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जा रहा है? डबल किया जा रहा है, ठीक है। ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय फैक्टर ऑफ, यानी कि अब जो ए का जो रेट जो इंक्रीज कराएगा तो बी का कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा और बी इसमें क्या रोल निभाएगा, है ना? ये तो क्या करेगा? रेट को बढ़ा देगा। और बी का क्या रोल रहेगा? वो घटाएगा, बढ़ाएगा, या फिर कितना घटाएगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? इसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं, सेकंड ऑर्डर का है, तो कोई भी सेकंड ऑर्डर का हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। उसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 का बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलेरिटी विल बी। अगर 5 ग्राम क्या करा? 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 50 ml में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। ये इसका क्या हो गया? वेट इन ग्राम हो गया। यहाँ से आप मोल निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? आप मोल निकाल लेंगे। ये वॉल्यूम हो गया, तब मोलेरिटी निकालेंगे। तो M = जो फॉर्मूला है आपके पास, M = क्या है? N/V, है ना? तो V यहाँ क्या है? ml में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.178। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। इनमें से कौन है जो अपरूपता नहीं दर्शाता है? इनमें से कौन है जो अपरूपता नहीं दर्शाता है? तो नाइट्रोजन का अपरूप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट डज नॉट ऑकर इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में ऑब्टेंड नहीं होता या नहीं पाया जाता है? तो रेडन ही एक ऐसा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, जबकि हीलियम का सोर्स ही क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है। और मोनाजाइट और से भी इसको ऑब्टेन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो वो है आपका ब्रोमीन। और जबकि आयोडीन क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। इनमें से कौन है जो स्टेबल है? NCl3, NBr3, Ni3, हाँ, और NF3। इनमें से कौन स्टेबल है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है?
छोटा होता है, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमारा NF3 होगा, जबकि ये लोग नहीं होगा। बनेगा लेकिन बन करके क्या हो जाएगा, वो जल्दी टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H3PO4 इज ए, क्या है वो? एसिड है, बेस है, अल्कली है, सॉल्ट है? क्या है? एसिड है। इसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू वाइट्रोल? तो ब्लू वाइट्रोल कौन होता है भाई? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है ना? तो हमारा हो जाएगा CSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? तो हम लोग F ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि D ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ओर इज डन बाय, यानी कि कंसंट्रेशन ऑक्साइड ओर का किसके द्वारा करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ग्रेविटी सेपरेशन, नन ऑफ दिस। तो ऑक्साइड ओर का कंसंट्रेशन हम लोग किस विधि के द्वारा करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? तो कैल्शियम क्या होता है? हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अल्कली अर्थ मेटल होता है, दैट मीन्स ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा आयरन। तो ये क्या है आपका? मेटलवाइट, ये मेटल हो गया, ये भी मेटल हो गया। तो मेटल पूछता है तो एल्युमिनियम होता है, एलिमेंट पूछ रहा है इसलिए ऑक्सीजन होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोंज इज, ब्रोंज क्या होता है? इसमें क्या क्या रहता है? कॉपर जिंक, कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर टिन, कॉपर लेड। तो देखिए कॉपर और जिंक किस में होता है? ब्रास में होता है। कॉपर और टिन किस में होगा? ब्रोंज में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ आयरन पायराइट्स इज, आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये दोनों तो पायराइट है नहीं, ये वाला हो गया कॉपर पायराइट, ये हो गया कॉपर पायराइट और ये हो गया आपका आयरन पायराइट्स। अगला क्वेश्चन है कि ओर ऑफ मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम का ओर्स क्या होता है? तो ये बॉक्साइट किसका है भाई? एल्युमिनियम का, हेमेटाइट आयरन का, डोलोमाइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमारा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मोहर सोल्ट इज एन, मोहर सोल्ट क्या होता है? डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, एसिड, बेस। तो ये होता है हमारा डबल सोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है? तो O2 का जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, O2 का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसका समझेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज, क्या है? इथीन है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला है। तो ये डबल बॉन्ड यानी इथीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। अगला क्वेश्चन है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट गिव्स, कैल्शियम एसिडेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसिडेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH3COOCA, ये हो गया कैल्शियम एसिडेट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराइएगा तो एसिटल डिहाइड होगा, और अगर कैल्शियम फॉर्मेट का कराइएगा तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ 1/2 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP। तो देखिए एक मोल में, एक मोल का जो है NTP पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हाफ मोल है तो 22.4 का आधा हो जाएगा। तो 22.4 का आधा कौन है? 11.2, 11.2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1 फैराडे इज इक्वल टू, एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है? तो आप निकाले 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसको जब 1 मोल से गुना करेंगे, दैट मीन्स कि इसको जब इससे गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही 1 फैराडे का वैल्यू होगा, तो वो होगा डी नंबर। क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? डोब्राइनर, मेंडलीफ, मेंडल, नन ऑफ दिस। देखिए डोब्राइनर तो दिया था ट्राइट का नियम, मेंडल तो खैर इसमें दिया ही नहीं है, वो तो बायोलॉजी में दिया है। तो कौन हो जाएगा हमारा? मेंडलीफ दिया है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, और इसका विस्तार जो अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो किसके द्वारा दिया गया है?
मोजले के द्वारा, लेकिन इसका शुरुआत कौन किया था मॉडर्न पीरियड टेबल का? मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन एलिमेंट, इनमें से कौन अल्कलाइन एलिमेंट है कि जो अल्कलाइन का फॉर्मेशन करेगा? तो देखिए कार्बन, सोडियम, जिंक, आयरन। देखिए सोडियम किसका होता है? अल्कली मेटल ग्रुप का है, अल्कली वाले मेटल ग्रुप का है। और अल्कली अर्थ मेटल में कौन आता है आपका? कैल्शियम, ये सब आता है। और इसमें अल्कली मेटल में कौन कौन आता है आपका? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब आता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है। क्या है इसमें विवाद कि गोल्ड जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे आपका सिल्वर भी +1 दिखाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और आपका इंटर लेवल पर आप इसका आंसर 0 भी दे सकते हैं, जबकि 1 भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सन, इनमें से कौन इमल्सन है? तो हमारा जो है मिल्क जो है वो क्या होता है? हमारा इमल्सन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस इज। द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस, तो साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसका एक्सट्रैक्शन होता है? सिल्वर और गोल्ड का। तो यहाँ पर है दोनों में से कौन है? सिल्वर है तो सिल्वर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली अर्थ मेटल, इनमें से कौन अल्कली अर्थ मेटल है ना? तो अल्कली अर्थ मेटल हम लोगों का कौन हो गया? अभी हमने कुछ देर पहले बात किया, कैल्शियम होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, इनमें से सबसे कम बेसिक कौन होगा? देखिए बेसिक तो ये सभी है, सबसे वीक कौन होगा? नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग इसी तरह का रिगार्डिंग अभी कुछ देर पहले बात किए, क्या होगा? HCl, क्योंकि इनमें देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें H2 है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल या टोकोफेरोल। तो इसमें से जो विटामिन ए का नाम है वो किसका? रेटिनॉल नाम है उसका। और एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं हम लोग? विटामिन सी को। किसको कहते हैं? विटामिन सी को। और टोकोफेरोल हो गया आपका विटामिन ई का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, ऑक्सीजन एटम ईथर में क्या होता है? ये रिप्लेसेबल होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड, इनमें से कौन है जो डाइसेकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है ना। मोनोसेकेराइड को दो भाग में, एल्डोज और कीटोज, और ओलिगोसेकेराइड फिर चलाया था आपका किसमें? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ये सब में। तो आपका क्या हो जाएगा? डाइसेकेराइड लैक्टोज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज। इथेन का मतलब क्या हो गया? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ओब्वियसली sp3 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन, इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब क्या होगा? 2 पाई और 1 सिग्मा। तो टोटल इसमें अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3, 3 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। 3 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हायर SN1 मैकेनिज्म। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है SN1 मैकेनिज्म का, यानी कि यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद कौन होता है? मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमारा टर्सरी कौन है वो खोजेंगे हम लोग। तो यहाँ हमारा डी नंबर में टर्सरी एल्किल हैलाइड है।
हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर आर रिप्रेजेंट बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O, यानी कि C4H10O के द्वारा आप कितना ईथर बना सकते हैं, है ना, कितना ईथर बना सकते हैं। तो आप 3 तरह का ईथर बना सकते हैं, आप बना करके देख लीजिएगा। एक बन जाएगा आपका डाईइथाइल ईथर और एक बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी बन जाएगा और फिर एक आइसो वाला भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं हम लोग 1.6 × 10⁻19 कूलम, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये माइनस वाला है इसलिए ये सही हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन, इथाइन मतलब जहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इस हालात में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन इज, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये ऑब्वियसली क्या है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगला क्वेश्चन 96 क्या कर रहा है कि 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड वेट बाय वेट सॉल्यूशन इज गिवन, इट्स मोलेलिटी विल बी, इसका मोलेलिटी क्या होगा। देखिए 20% का रहा है इसलिए आप क्या करेंगे 100 ग्राम मान करके बनाएंगे, ठीक है। जब आप 100 ग्राम मान करके बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मोलेलिटी कितना आ जाएगा आपका 6.25। मोलेलिटी का फॉर्मूला बैठाइएगा बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन प्रोपाइन, प्रोपाइन है ना, तो प्रोपाइन का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, ये हो गया आपका प्रोपाइन, तो क्या बताना है सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें यहाँ हो गया 3 सिग्मा, यहाँ एक हो गया 4, एक यहाँ होगा 5, एक यहाँ होगा 6, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा इसमें 6 और पाई बॉन्ड 2। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन इज द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, आयरन का इम्पोर्टेंट ओर कौन होता है, तो आयरन का इम्पोर्टेंट ओर कौन है आपका हेमेटाइट, दूसरा कौन होता है मैग्नेटाइट, अब बॉक्साइट किसका है एल्युमिनियम का, डोलोमाइट किसका है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि इफ 96,500 यानी कि 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, इट विल लिबरेटेड, तो कितना आयरन लिबरेट करेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए आयरन का चार्ज कितना है, यहाँ पे Fe2+ है, इसका मतलब इसको कितना चाहिए, तो 2 फैराडे करंट चाहिए, है ना, कितना चाहिए 2 फैराडे, और आप इसको करंट कितना दे रहे हैं 1 फैराडे दे रहे हैं, यानी कि 96,500 कूलम दे रहे हैं, तो कितना होगा आधा ही होगा। अच्छा आयरन का वेट कितना होता है 56 ग्राम लगभग, तो आपको यहाँ कितना होगा, जबकि अभी 2 फैराडे करंट देते तो 56 ऑप्टेन होता, आप दे रहे हैं 1 ही फैराडे, तो आपको क्या मिलेगा 28 ग्राम मिलेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का देखते क्या है, कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और ये किसका हो गया अल्केन का, और ये किसका हो गया एल्कीन का। इस तरह से हम लोगों ने आज फिर से 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। जो वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसका नंबर लिख करके मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उसको दोबारा छोटा सा वीडियो बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।